Good morning student, welcome Physics by SKG classes. Myself Dr. SK Gupta. आज हम इस लेक्चर में IIT जैम के बारे में पढ़ेंगे। तो कि IIT जैम जो होता है वो डिफरेंट IIT इंस्टीट्यूट में MSc के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होता है। ठीक है, इसके लिए मैथ से भी आप दे सकते हैं, फिजिक्स में भी आप दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं IIT जैम का जो सिलेबस है उसमें ऑप्टिक्स का ये सिलेबस है, उसमें कई क्वेश्चन ऑप्टिक्स के आते हैं, जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लेजर, होलोग्राफी और ऑप्टिकल फाइबर, इससे कई क्वेश्चन जो है एग्जाम से पूछे जाते हैं। आज मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो टॉपिक है उसको लेकर आया हूँ। इसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम एक एक पार्ट को यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे, और एग्जाम्स में इसके बेस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ देखिए, सबसे पहली बात आती है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो देखिए, अबाउट द लाइट वेव। लाइट वेव क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। सेकंड जो है वो है रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाथ और फेज डिफरेंस टोटली डिपेंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेजर, सब इस पर डिपेंडेंट्स हैं। तो ये कीवर्ड जो है ना, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है। अबाउट द इंटरफेरेंस फिनोमिना टेक प्लेस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म में जो कलर प्रोड्यूस होते हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से प्रोड्यूस होते हैं, वो फिनोमिना हमको यहाँ पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ पेपर यूजिंग बेज मेथड। बेज मेथड से आप पेपर की थिकनेस को कैसे मेजर करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग। न्यूटन रिंग्स की हेल्प से मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को कैसे डिटर्मिनेशन करोगे, ये हमको यहाँ पढ़ना है। तो हमारे 6 ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम यहाँ लर्न करेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ सबसे पहली बात आती है लाइट एज ए वेव। देखिए दोस्तों, लाइट हम कई अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है लाइट के बारे में। लाइट एक एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। ठीक। अब एनर्जी के दो नेचर हैं, दो फॉर्म होती है एनर्जी को। एनर्जी को हम पार्टिकल नेचर में भी ले सकते हैं और एनर्जी को हम वेव नेचर में भी ले सकते हैं। यानी कि एनर्जी की ड्वेल नेचर हो गई। एनर्जी को पार्टिकल नेचर में लेंगे तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। अगर एनर्जी को हम वेव नेचर में लेते हैं तो हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे क्लियर होता है कि लाइट जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी को हम दो फॉर्म में ले सकते हैं, पार्टिकल फॉर्म में और वेव फॉर्म में। तो एनर्जी हैव ड्वेल नेचर, तो हम कह सकते हैं लाइट इज ए ड्वेल नेचर। तो हमारा कंसेप्ट आता है लाइट हैव ड्वेल नेचर। ठीक है, इट हैव बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, बट इट कैन नॉट एक्ट एज ए वेव एंड पार्टिकल साइमल्टेनियसली। यानी कि हम साइमल्टेनियसली हम पार्टिकल और वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम वेव नेचर डिफाइन कर रहे हैं तो पार्टिकल नेचर एब्सेंट होगी। अगर पार्टिकल नेचर डिफाइन कर रहे हैं तो वेव नेचर जो है लाइट की वो एब्सेंट होगी। लाइट इज ऑल्सो हैविंग द प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रॉपर्टीज हैं। लाइट इज ऑल्सो हैविंग टू मोस्ट फेमस इफेक्ट, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। मैंने आपको कहा था अगर लाइट को हम पार्टिकल नेचर लेके चले, और पार्टिकल नेचर जो होता है वो फोटोन होता है, और फोटोन जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो लाइट को अगर हम पार्टिकल नेचर लेके चलें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये हमारे फिनोमिना होते हैं। टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, वी नीड टू अडॉप्ट वेव नेचर फॉर लाइट। अब मुझे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट या पोलराइजेशन फिनोमिना ऑफ लाइट, तो मुझे लाइट की वेव नेचर को एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी मैं ये फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, आइदर रमन इफेक्ट डिफाइन करना है, तो मैं लाइट को पार्टिकल नेचर
से डिफाइन कर सकता हूं, तो मैं पार्टिकल नेचर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ वेव की बात कर रहे हैं इसलिए हम वेव नेचर की बात करेंगे। यहाँ लाइट को वेव नेचर के फॉर्म में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है दोस्तों, लाइट इज ए ट्रांसफर वेव, क्योंकि लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसफर वेव। ठीक, ये डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। आप देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखिए, और जो एरो बता रहा है ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, यानी वेव जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन हो गई, वाइब्रेशन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स both are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of waves, that is called electromagnetic waves। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब आता है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। देखिए फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इन ए मीडियम। जब किसी मीडियम में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल की जो पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड फेज। जैसे कि हम किसी भी वाटर सरफेस पर स्टोन डालते हैं तो आपने देखा होगा जिस पॉइंट पर स्टोन गिरता है वहां वाटर के पार्टिकल अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते, क्योंकि उस वाटर मीडियम में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। जो इनर्शिया होता है वो चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करता है, इसलिए सभी पार्टिकल जो हैं उस अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। अगर मैं सभी पार्टिकल जो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं इन सब पर लोकस ले लूं दैट इज कॉल्ड फेज। ठीक, अब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है ये भी देख लो। अगर मान लीजिए सेम मीडियम में दो वेव प्रोपेगेट कर रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों वेव कितने एंगल से अगर आगे पीछे होती हैं वो तो बताएगा फेज डिफरेंस। अगर दोनों वेव कितने डिस्टेंस से आगे पीछे होती हैं वो बताता है पाथ डिफरेंस। अगर आपका 2 पाई फेज डिफरेंस है तो इक्वल होगा लैम्डा पाथ डिफरेंस। अगर पाई फेज डिफरेंस है तो इक्वल होगा लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस। अगर पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है तो आपका पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 4 पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है टू सोर्स सेट टू बी कोहेरेंट प्रोड्यूस बाय ए सिंगल सोर्स, यानी दो लाइट सोर्स कोहेरेंट तभी होंगे जब एक ही सोर्स से प्रोड्यूस करें, नंबर 1। और उन दोनों लाइट सोर्स से जो सेकेंडरी वेवलेट इमिट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए, और फेज डिफरेंस उन दोनों सेकेंडरी वेवलेट का फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट या जीरो हो, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट होंगे। तो हमने आपको बताया था टू लाइट वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ they are having number 1 same frequency, number 2 almost same amplitude, moving in a medium with either zero या constant phase difference। मैंने अभी आपको क्या कहा कि दोनों वेव जब मीडियम में प्रोपेगेट करेंगी तो दोनों वेव जब मीडियम प्रोपेगेट कर रही हैं तो उन दोनों वेव का पाथ डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में, उन दोनों वेव का फेज डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जब आप वाटर सरफेस पर एक स्टोन को थ्रो करते हैं तो आपने देखा होगा स्पेरिकल वेव्स बनती हैं। स्पेरिकल वेव जो होता है वो एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है, वो आगे फैलता हुआ जाता है, लेकिन सबकी शेप क्या होती है, स्पेरिकल। क्यों होती है, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते हैं, केवल एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें सबका फेज क्या है, कांस्टेंट। सबका फेज क्या है, कांस्टेंट। इसलिए मूविंग इन ए मीडियम विद आइदर जीरो और एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो याद रखना टू सोर्स सेट टू बी कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस बाय ए सिंगल सोर्स, नंबर 1। और दोनों लाइट सोर्स से जो सेकेंडरी वेवलेट इमिट होंगी, दोनों लाइट सोर्स से जो सेकेंडरी वेवलेट इमिट होंगी उनका पाथ डिफरेंस टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। उन दोनों सेकेंडरी वेवलेट की वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये दोनों लाइट सोर्स शुड बी कोहेरेंट। सिंगल सोर्स नेवर बी कोहेरेंट। देखिए सिंगल सोर्स से जो लाइट वेव इमिट होती है उसका फेज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहता है, इसलिए सिंगल सोर्स नेवर बी कोहेरेंट। और इंटरफेरेंस के लिए टू सोर्स शुड बी कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। तो इंटरफेरेंस के लिए पहली कंडीशन आती है कि टू सोर्स शुड बी कोहेरेंट सोर्स, अदरवाइज हम इंटरफेरेंस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स बनाने पड़ते हैं हमको,
ठीक है भाई, सोर्स एक ही है ना, उससे आप कितने बनाएंगे, 2 लाइट सोर्स, जो कि वर्चुअल होते हैं, रियल नहीं होते, वो वर्चुअल होते हैं। ध्यान रखना, कोहेरेंट सोर्स नॉट ए रियल बट वर्चुअल होते हैं, ठीक है। अब आता है इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। इंटरफेरेंस इज द ऑप्टिकल फिनोमिना इन विच brightness and darkness are produced by the combination of two similar light waves। देखिए इंटरफेरेंस होता क्या है, मान लीजिए 2 लाइट वेव्स आर प्रोपोगेटिंग इन ए सेम मीडियम एंड सेम डायरेक्शन। तो मीडियम के डिफरेंट पॉइंट पर ये दोनों वेव सुपर इम्पोज होंगी। मान लीजिए एक पॉइंट पर ये दोनों वेव सेम फेज में सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो वहां एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो वहां ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी। अदर पॉइंट ऑफ द मीडियम जहां दोनों वेव अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज होती हैं, तो वहां एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो वहां डार्कनेस प्रोड्यूस होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होगी तो वहां डार्कनेस प्रोड्यूस होगी। तो इंटरफेरेंस क्या बता रहा है, इंटरफेरेंस डिफाइन कर रहा है द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट व्हेन टू वेव्स are propagating in a same medium and same direction, in a same medium and same direction, that is called interference of light। तो एक बार फिर मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि इसको ध्यान से समझिए। इंटरफेरेंस इज द ऑप्टिकल फिनोमिना इन विच ब्राइटनेस एंड डार्कनेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिमिलर लाइट वेव्स। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन देखो, when 2 light waves of same frequency have constant phase difference coincide in a space and time, there is modification in the intensity of light। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि 2 waves are propagating in a same medium and same direction having constant phase difference and equal frequency। अब मीडियम के डिफरेंट पॉइंट पर सुपर इम्पोज होंगी, एक पॉइंट पर ये दोनों वेव सेम फेज में सुपर इम्पोज होती हैं, तो वहां इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मैक्सिमम, ठीक है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और अदर पॉइंट पर यही दोनों वे अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज होती हैं, तो वहां इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मिनिमम और एम्पलीट्यूड मिनिमम। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सेकंड, इन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड एंड फेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेव। मैंने यहाँ पे क्या कहा, अगर एक पॉइंट पर दोनों वेव सेम फेज में सुपरइम्पोज होती हैं, तो वहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, और अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी, और अदर पॉइंट पर अगर दोनों वेव्स अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज होती हैं, तो वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम, क्योंकि वहां एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स आर कॉल्ड इंटरफेरेंस। मैंने अभी अब क्या कहा कि दोनों वेव अगर सेम फेज में सुपरइम्पोज हैं, तो वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम, अदर पॉइंट पर दोनों वेव्स अपोजिट फेज में सुपरइम्पोज हैं, तो वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम। ठीक है, अब आप देखिए, ये देखिए ये 2 वेव्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड A2। ये 2 वेव्स आर प्रोपोगेटिंग इन ए सेम मीडियम एंड सेम डायरेक्शन हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंट एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मीडियम के किसी पॉइंट पर ये दोनों वेव कैसे सुपरइम्पोज हो रही है, सेम फेज। अब आप कह सकते हैं सिर्फ सेम फेज का क्या कंसेप्ट है। सेम फेज का मतलब ये होता है, ये फर्स्ट वेव का ट्रस्ट, ये सेकंड वेव का ट्रस्ट एक ही पॉइंट पर है, ये फर्स्ट वेव का ट्रफ और ये सेकंड वेव का ट्रफ एक ही पॉइंट पर है, यानी दोनों वेव का ट्रस्ट और दोनों वेव का ट्रफ अगर एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेम फेज। ठीक है, तो हम कहेंगे दोनों वेव सेम फेज में हैं, तो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी ऑफ दोनों वेव जो है एक ही डायरेक्शन में, तो बताइए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2, यानी कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम, तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसी को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो A1 प्लस A2 क्या बता रहे हैं, रिजल्टेंट
वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये नीचे देखिए, फर्स्ट वेव जिसका एम्पलीट्यूड A1, सेकेंड वेव जिसका एम्पलीट्यूड A2, दोनों वेव कैसे फेज में है? अपोजिट फेज। अपोजिट क्यों कहा? ये फर्स्ट वेव का ट्रस्ट और ये सेकेंड वेव का ट्रफ, यानी फर्स्ट वेव का ट्रस्ट और सेकेंड वेव का ट्रफ एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों वेव जो है अपोजिट फेज में है। तब इंटेंसिटी ऑफ दी लाइट मिनिमम, क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। देखो एम्पलीट्यूड मिनिमम, तो रिजल्टेंट वेव जो बता रही है ये वाली, ध्यान से देखो, ये वाली वेव, ये देखो, ये रिजल्टेंट वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना? A1 माइनस A2, तो एम्पलीट्यूड मिनिमम। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जब आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फर्स्ट वेव पर ट्रस्ट, सेकंड वेव पर ट्रफ एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर रहे हैं, तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम, एनर्जी मिनिमम, तो वहां डार्कनेस होगी। जहां दोनों वेव देखो सेम फेज में, दोनों का ट्रस्ट एक ही पॉइंट पर है, वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम, तो वहां ब्राइटनेस होगा। ठीक है, एंड द पैटर्न डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस आर कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट टाइप ऑफ दी इंटरफेरेंस, दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोल सकते हैं। दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कह सकते हैं। अब ये देखिए ये डायग्राम क्या बता रहा है। आप देखो ये दोनों वेव्स हैं, दोनों का ट्रफ एक ही पॉइंट पर है, तो बताइए कौन सा सुपरपोजिशन है? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब ये दोनों वेव कैसे फेज में, देखो ये फर्स्ट वेव का ट्रस्ट और ये सेकेंड वेव का ट्रफ अपोजिट है ना, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आता है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव, यानी थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। फर्स्ट वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 बराबर A1 sin ओमेगा t, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, A1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, और y1 कहलाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट वेव, y2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड वेव, A2 एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव। ठीक है, और phi कहलाता है फेज डिफरेंस ऑफ दी टू वेव्स। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं। द वेव्स आर विद सेम स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस ऑफ phi, जो मैंने अभी आपको बताया। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, A1 and A2 are the amplitude, and Y1 and Y2 are intensious value of displacement। अब ये दोनों वेव मीडियम के डिफरेंट पॉइंट पर सुपर इम्पोज होंगी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर दें। अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब y1 की वैल्यू पुट कर दो, y2 की वैल्यू पुट कर दो, तो y बराबर हो गया A1 sin ओमेगा t प्लस A2 sin ओमेगा t प्लस phi। अब sin ओमेगा t प्लस phi यानी sin A प्लस b हो गया, और sin A प्लस b का फॉर्मूला होता है sin A cos b प्लस cos A sin b। तो y बराबर, हमें इसको सॉल्व किया, sin ओमेगा t को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया A1 प्लस A2 cos phi, sin ओमेगा t टेकन आउट कॉमन, प्लस A2 sin phi cos ओमेगा t। लेट A1 प्लस A2 cos phi को हमने मान लिया A cos थीटा, और A2 sin phi को रिप्लेस कर दिया A sin थीटा। अब A1 प्लस A2 cos phi को लिख दो A cos थीटा से, और A2 sin phi को लिख दो A sin थीटा। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो y बराबर आ गया A, पुट करो, A1 प्लस A2 cos phi को रिप्लेस कर दो A cos थीटा, और A2 sin phi को रिप्लेस कर दो A sin थीटा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव y इज इक्वल टू आ गया कैपिटल A sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो कैपिटल A कहलाता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दी टू वेव्स, एंड थीटा कहलाता है रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो कैपिटल Y इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल A इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड थीटा इज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। अब ये दोनों इक्वेशन है ना ये वाली, अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इससे फाइंड आउट कर लेंगे आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। अब ले रहे हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इनको डिवाइड कर दूं तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा A2 sin phi बाई A1 प्लस A2 cos phi,
और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट किया था अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। सबसे पहले कंडीशन ले रहा हूं, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ध्यान से देखिए, टू वेव्स आर प्रोपगेटिंग इन ए सेम फेज। तो सेम फेज का मतलब दोनों का ट्रस्ट या दोनों का वेव का ट्रफ एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर रहा है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव का देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है नहीं है, कितना है a1 प्लस a2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैपिटल A बराबर आ गया a1 प्लस a2। वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो I इज प्रोपोर्शनल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। अब कंडीशन देख लेते हैं सबसे पहले फाई की यानी फेज डिफरेंस। देखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होनी चाहिए, तो मैक्सिमम होने के लिए आप cos फाई की वैल्यू क्या लोगे +1। क्यों, जरा ध्यान से देखो एक बार और, जो इंटेंसिटी है I प्रोपोर्शनल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यानी a1 कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड, a2 सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और cos फाई जो है ये फेज एंगल है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है cos फाई पर। ठीक है, अगर cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम लूंगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, अगर cos फाई की वैल्यू मिनिमम लूंगा तो इंटेंसिटी मिनिमम। और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो आप देखिए, तो मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम विच इज पॉसिबल ओनली इफ cos फाई इज इक्वल टू कितना लूंगा +1। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया cos इनवर्स 1, तो फाई इज इक्वल टू आ गया 2n पाई। ठीक है, अब देखिए n बराबर 0 1 2 3 रखो तो पाई कितना आ जाएगा 0, 1 रखो तो 2 पाई, 2 रखो 4 पाई, 3 रखो 6 पाई, सो ऑन 2n पाई। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस, अब अगर आपको पार्ट डिफरेंस मेजर करना है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना 5 बराबर 2n पाई, तो पुट कर दो 2 पाई से 2 पाई, तो अपने पास जो पार्ट डिफरेंस आएगा डेल्टा बराबर n लैम्डा। ठीक है दोस्तों, और मैंने अभी आपको क्या कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट I मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। कैसे आया, रखो उसमें वैल्यू, cos फाई की वैल्यू 0 रख दो, रखो इसमें देखो cos फाई की अगर वैल्यू 0 रखता हूं तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 ये तो 1 हो गया। तो बताइए किसका होल स्क्वायर बन गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब ले रहा हूं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम होने के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी लोगे -1, जो फाई बराबर cos इनवर्स -1, तो फाई बराबर आ गया 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, n बराबर 0 1 2 3 रखो तो ये आ जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सो ऑन। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब टू वेव्स आर सुपरइम्पोज इन अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट मैनर, यानी कि एक वेव का ट्रस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ अगर एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड हो रहे हैं तो हम कहेंगे अपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज में होने के कारण रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने से इंटेंसिटी मिनिमम होगी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखिए हमने फेज डिफरेंस की कंडीशन निकाली थी, कितना फाई बराबर 2n प्लस 1 पाई। अब निकालना चाहते हैं पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस होता है डेल्टा बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 2n प्लस 1 पाई। तो 2 अब पुट करो, ये वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा 2। तो बताइए तो इंटेंसिटी क्या होगी मिनिमम। तो इसके लिए I मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। सपोज द टू इंटरफेरेंट वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, अब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ले लो, यानी a1 बराबर a2 बराबर a, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी I मैक्सिमम प्रोपोर्शनल a1 की जगह a, a2 की जगह a, तो ट्वाइस a का होल स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4a स्क्वायर। तो ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैव दिस सेम इंटेंसिटी। अगर a1 बराबर a2 ले लूं तो बताइए I मिनिमम प्रोपोर्शनल a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो इससे मतलब इंटेंसिटी क्या होगी 0। तो ऑल द डार्क फ्रिंजेस हैव 0 इंटेंसिटी तब होगी जब दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल हो।
ठीक है। अब ले रहा हूं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इन सभी पॉइंट पर, नीचे वाले सभी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम और ऊपर जितने भी पॉइंट है वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम। लेकिन मैंने आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी from one point to other point when two waves are propagating in a same medium and same direction having constant phase difference, equal frequency and near equal amplitude, that is called interference of light। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम तो अदर पॉइंट पर मिनिमम, फिर इस पॉइंट पर मैक्सिमम, फिर इस पॉइंट पर मिनिमम, इस पॉइंट पर मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मिनिमम। तो बताइए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i सुपरइम्पोज। ठीक है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबिलिटी, the maximum and minimum possible intensity in the resulting beams, यानी कि टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी I1 बराबर I दे रखा है, I2 बराबर 4i दे रखा है। अब दोनों सुपर इंपोज होंगी, तो एक पॉइंट पर सेम फेज में तो वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी, अदर पॉइंट पर अपोजिट फेज में वहां मिनिमम इंटेंसिटी। तो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा रेशियो नहीं पूछ रहा तो नहीं वैल्यू पूछा, रेशियो पूछता तो मैं डिवाइड कर देता। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बन जाते, चलो कोई बात नहीं। मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। I1 बराबर I, I2 बराबर 4i, तो कितना आएगा सॉल्व होने पर मैक्सिमम इंटेंसिटी 9i। मिनिमम इंटेंसिटी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √I माइनस 4i, पुट कर दिया तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई I। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों कौन सा होगा, सी होगा, ए बी और डी नहीं होगा। नेक्स्ट, टू सोर्स ऑफ वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। देखो एनसीईआरटी, मोतीलाल नेहरू रीजनल कॉलेज, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है ना, यूपी सेट, उड़ीसा जेई, आरपीटी, एमपीपीएमटी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जरा समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। Two sources of waves are called coherent if both have the same amplitude of vibration, both produce wave of the same wavelength, both produce wave of the same wavelength having constant phase difference, both produce wave have same velocity। अब इसमें एक्यूरेट आंसर बताइए। तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा both produce waves of same wavelength having constant phase difference। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है दोस्तों, next, two waves having intensity in the ratio 25:4 produce interference। the ratio of the maximum to the minimum intensity, जो कि मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, अब ये क्वेश्चन इसमें आ गया। रेशियो निकालना है I मैक्सिमम बाई I मिनिमम। I मैक्सिमम मतलब √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर बाई I मिनिमम √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो √I2 कॉमन बाहर ले लो तो √I1 बाई I2 प्लस 1, फिर नीचे I2 कॉमन ले लो √I1 बाई I2 माइनस 1 का पूरे का होल स्क्वायर। अब I1 इक्वल टू कितना रहेगा 25, I2 इक्वल टू कितना रहेगा 4, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। बताइए मैक्सिमम रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी कितना आ गया 49/9। तो हमारा राइट आंसर आएगा 49:9। तो इसमें राइट आंसर सी होगा।